Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So we were discussing the Law Gate syllabus of CRPC and in today's video we are going to start its chapter 7. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. Chapter 7 of CRPC deals with the topic of processes to compel the production of documents and other movable property and for the discovery of the persons wrongfully confined. अब इस चैप्टर के अंदर बेसिकली 3 चीज़ों को डिस्कस किया गया है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट किसी पर्सन की पोजेशन में है और वो डॉक्यूमेंट कोर्ट को रिक्वायर्ड है किसी भी पर्पस के लिए, तो कोर्ट थ्रू समन, थ्रू वारंट्स उस बंदे से वो डॉक्यूमेंट मंगवा सकती है। और लास्ट में है कि रॉन्गफुली कन्फाइंड किया गया है जिन बंदों को, उनको किस तरह से डिस्कवर किया जा सकता है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं समन्स टू प्रोड्यूस को। सेक्शन 94 इसके साथ डील करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। समन्स टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट और अदर थिंग। Section 94 subclause 1, whenever any court or officer in charge of police station considers that the production of any document or other thing is necessary or desirable for the purpose of investigation, inquiry, trial or other proceedings under this code or before such officer, the court may issue a summon. अब यहाँ पर बात की गई है कि जब कभी भी कोर्ट या ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को लगता है कि किसी डॉक्यूमेंट को या कोई भी और चीज़ जो किसी और पर्सन की पोजेशन में है उसको मंगवाना ज़रूरी है। किस पर्पस के लिए? इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल या इस कोड के अंदर कोई भी और प्रोसीडिंग्स हैं जिनको आगे लेकर जाने के लिए इस डॉक्यूमेंट को मंगवाना ज़रूरी है, तो ऐसी सूरत में ये कोर्ट या ये ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन क्या कर सकते हैं? उस डॉक्यूमेंट को मंगवा सकते हैं। कोर्ट क्या करेगी? समन इशू करेगी और ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन एक रिटन ऑर्डर भेजेगा to the person in whose possession or power such document or the thing is believed to be. समन या रिटन ऑर्डर किस बंदे को भिजवाया जाएगा? जिसके पास उस डॉक्यूमेंट का होना कोर्ट को या पुलिस ऑफिसर को लगता है कि जिसकी पोजेशन में वो डॉक्यूमेंट है, और उस समन या रिटन ऑर्डर के अंदर मेंशन किया जाएगा कि फलां डेट को फलां जगह पर ये डॉक्यूमेंट आप कोर्ट के सामने या ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के सामने प्रोड्यूस करें। अब इसके साथ एक प्रोवाइजो है दैट नो सच ऑफिसर शैल इशू एनी सच ऑर्डर रिक्वायरिंग द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट और अदर थिंग विच इज इन द कस्टडी ऑफ द बैंक और बैंकर इज डिफाइंड in Bankers Book Evidence Act 1891 and might disclose any information which relates to the bank account of any person. अब ऊपर हमने क्या कहा? कोर्ट या ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन समन या ऑर्डर इशू करेगी। प्रोवाइजो कहती है कि कोई भी ऑफिसर या कोर्ट ऐसा कोई भी ऑर्डर इशू नहीं करेंगे किसी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए जो कि किसी बैंक या बैंकर के पास है, उनकी पोजेशन में कोई डॉक्यूमेंट है या फिर उस डॉक्यूमेंट की प्रोडक्शन से किसी बंदे के बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज हो सकती है, तो वहां पर डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए कोई भी ऑर्डर पास नहीं किया जाएगा। लेकिन एक एक्सेप्शन दी गई है और वो एक्सेप्शन क्या है? फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 403, 406, 408 and 409, section 421 to 424 and section 465 to 477A पाकिस्तान पीनल कोड के अगर इन सेक्शंस के अंदर कोई ऑफेंस कमिट हुआ है और इन ऑफेंसेस की इन्वेस्टिगेशन के लिए इस डॉक्यूमेंट को मंगवाना ज़रूरी है, तो फिर बैंक या बैंकर्स की पोजेशन से इस डॉक्यूमेंट को मंगवाया जा सकता है, लेकिन prior permission in writing of the session judge।
उसके लिए सेशन जज से परमिशन लेनी पड़ेगी। सेशन जज अगर अलाउ करता है तो फिर आप बैंक को या बैंकर्स को समन या रिटन ऑर्डर इशू किया जा सकता है कि इस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करो। अब पीपीसी के इन सेक्शंस में किन बातों को डिस्कस किया गया है? क्रिमिनल, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, डिसऑनेस्ट, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, फॉर्जरी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा। In other cases with the prior permission in writing of the High Court। पीपीसी के इन सेक्शंस के अलावा बाकी और केसेस में आपको परमिशन लेनी पड़ेगी हाई कोर्ट से, अगर आपने बैंक या बैंकर्स की कस्टडी से कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करवाना है तो। सबसेक्शन 2, any person required under this section to produce a document shall be deemed to have complied with the requisition if he causes such document or thing to be produced instead of attending personally to produce the same। अब सेक्शन 94 का मकसद क्या है? डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करवाना। तो सबसेक्शन 2 कहता है कि अगर वो बंदा जिसकी पोजेशन में कोई डॉक्यूमेंट था वो किसी के थ्रू इस डॉक्यूमेंट को कोर्ट को या ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को भिजवा देता है, वो पर्सनली उनके सामने अपीयर नहीं होता, तो सेक्शन 94 कहता है कि चूंकि कोर्ट या ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन को सिर्फ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड था, लिहाजा उसकी पर्सनल अटेंडेंस इतनी कंपलसरी नहीं है, वो चाहे तो वो किसी और के थ्रू भी डॉक्यूमेंट भिजवा सकता है। उसके बाद है हमारे पास सेक्शन 95। सेक्शन 95 बात करता है प्रोसीजर एज टू लेटर्स एंड टेलीग्राम्स। अब यहां पर डिपार्टमेंट्स की बात की गई है। सो इफ एनी डॉक्यूमेंट, parcel or thing in such custody is in the opinion of magistrate, high court or court of session wanted for the purpose of any investigation, inquiry, trial or other proceedings under this code, such magistrate may require the postal or telegraph authorities to deliver such document, parcel or thing to the magistrate or as the courts direct। सेक्शन 95 कहता है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट, पार्सल या कोई चीज किसी पर्सन की कस्टडी के बजाय किसी पोस्टल या टेलीग्राफ अथॉरिटी की कस्टडी में है और मैजिस्ट्रेट, हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन के ओपिनियन के अकॉर्डिंग, यानी कि मैजिस्ट्रेट, हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन को लगता है कि ये डॉक्यूमेंट, पार्सल या चीज किसी केस की इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल या किसी और प्रोसीडिंग्स के लिए ज़रूरी है प्रोड्यूस करना, तो ऐसी सूरत में ये मैजिस्ट्रेट या कोर्ट इस पर्पस के लिए एक बंदे को अपॉइंट करेंगी और पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटीज़ को मरासला भेजेंगी कि ये डॉक्यूमेंट, पार्सल या कोई भी और चीज़ जो कोर्ट या मैजिस्ट्रेट को रिक्वायर है वो इस पर्सन को हैंड ओवर कर दिया जाए और फिर ये बंदा इन तमाम चीज़ों को लेकर कोर्ट में प्रोड्यूस करेगा। इसके साथ है सेक्शन 95 सबसेक्शन 2, इफ एनी सच डॉक्यूमेंट, पार्सल और थिंग इज इन द ओपिनियन ऑफ द अदर मैजिस्ट्रेट और डीएसपी वांटेड फॉर एनी पर्पस ही मे रिक्वायर द पोस्टल और टेलीग्राफ डिपार्टमेंट टू कॉज द सर्च टू बी मेड फॉर एंड टू डिटेन सच डॉक्यूमेंट, पार्सल और थिंग पेंडिंग द ऑर्डर्स ऑफ एनी सच कोर्ट। सबसेक्शन 2 कहता है कि अगर किसी और मैजिस्ट्रेट या डीएसपी को ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, उनको लगता है कि ये डॉक्यूमेंट, पार्सल या ये कोई और चीज़ उनको रिक्वायर्ड है किसी और पर्पस के लिए, तो ऐसी सूरत में वो पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटीज़ को रिक्वेस्ट करेंगे कि इस डॉक्यूमेंट या पार्सल से मुतल्लिक जनरल सर्च कंडक्ट करवाई जाए और उसके बाद इन चीज़ों को उस वक्त तक अपनी कस्टडी में रखें जब तक कोर्ट या मैजिस्ट्रेट इनसे रिलेटेड कोई ऑर्डर इशू नहीं कर देती। सो सेक्शन 94 और सेक्शन 95 अगर आप देखें तो इसका बेसिक पर्पस क्या है कि डॉक्यूमेंट की प्रोडक्शन है। अगर कोई डॉक्यूमेंट या कोई भी और चीज़ या कोई भी पार्सल जो कि किसी केस की इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल के लिए ज़रूरी है, तो वो डॉक्यूमेंट फिर उस बंदे से मंगवाया जा सकता है जिसकी पोजेशन में ये डॉक्यूमेंट है, उसको समन भेजा जाएगा, या अगर किसी डिपार्टमेंट के पास है तो उस डिपार्टमेंट को फिर फॉर्मल रिक्वेस्ट की जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर 7 के अंदर, वो है सर्च वारंट। सर्च वारंट क्या है कि किसी भी स्पेसिफाइड जगह को सर्च करना फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्शन ऑफ द एविडेंस। सेक्शन 96 इसके साथ डील करता है व्हेन सर्च वारंट मे बी इशूड,
कि कब सर्च वारंट जो है वो मैजिस्ट्रेट की जानिब से इशू किए जा सकते हैं। सो सेक्शन 96 सब सेक्शन 1, वेयर एनी कोर्ट हैज द रीजन टू बिलीव दैट द पर्सन टू whom the summon or order under section 94 or requisition under section 95 subsection 1 has been or might be addressed will not or would not produce the document or thing is required by such summon or requisition। सेक्शन 96 कहता है कि जहां पर कोर्ट का ये रीजन टू बिलीव है कि जिस पर्सन को अंडर सेक्शन 94 समन इशू किया गया है या सेक्शन 95 के अंडर किसी पोस्टल अथॉरिटी या टेलीग्राफ अथॉरिटी को कोई रेक्विजिशन की गई है और इन सेक्शंस के अकॉर्डिंग वो अथॉरिटीज या वो बंदा उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस नहीं करेंगे कोर्ट के सामने, या फिर वेयर सच डॉक्यूमेंट और थिंग इज नॉट नोन टू द कोर्ट टू बी इन पोजेशन ऑफ एनी पर्सन, या फिर जहां पर अदालत के नोटिस में ये बात आए कि ये डॉक्यूमेंट किसी और बंदे की तहवील में है, किसी और बंदे के कब्जे में है, उस बंदे के अलावा जिसको समन भेजा है, और वेयर द कोर्ट कंसिडर्स दैट द पर्पस ऑफ द इंक्वायरी ट्रायल और प्रोसीडिंग अंडर दिस कोड विल बी सर्व्ड बाय जनरल सर्च और इंस्पेक्शन, या जहां पर कोर्ट को लगता है कि किसी केस की इंक्वायरी ट्रायल या प्रोसीडिंग्स के लिए जनरल सर्च जरूरी है, तो फिर इन तीनों सिचुएशंस के अंदर कोर्ट क्या करेगी, इट में इशू अ सर्च वारंट। ऐसी तीनों सर्कमस्टांसेस के अंदर कोर्ट सर्च वारंट इशू करेगी, इधर पुलिस ऑफिसर को या किसी और बंदे को अपॉइंट करेगी, and the person to whom the warrant is directed may search or inspect in accordance with the provisions herein after contained। और जिस बंदे को ये वारंट इशू किया गया है वो उस वारंट को एग्जीक्यूट करते हुए सर्च बिल्कुल उसी तरीके के मुताबिक करेगा जो अब से आगे आने वाले सेक्शंस में बताया गया है तरीकाकार। सो सेक्शन 96 ने क्या कहा, कोर्ट को ये लगता है कि जिस बंदे को समन इशू हुआ है या जिसको रेक्विजिशन की गई है वो कोर्ट में डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं कर सकते, या डॉक्यूमेंट इस बंदे के अलावा किसी और बंदे की पोजीशन में है, या फिर जहां पर फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल सर्च करवानी ज़रूरी है तो वो इन केसेस में सर्च वारंट इशू कर सकती है। उसके बाद है हमारे पास सेक्शन 97। सेक्शन 97 बात करता है पावर टू रिस्ट्रिक्ट दी वारंट। अब इस वारंट को किस हद तक रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। सो सेक्शन 97 कहता है द कोर्ट में इफ इट थिंक्स फिट स्पेसिफाई इन द वारंट द पर्टिकुलर प्लेस और पार्ट देयर ऑफ टू विच ओनली अ सर्च और इंस्पेक्शन शैल एक्सटेंड एंड द पर्सन चार्ज विद एग्जीक्यूशन ऑफ सच वारंट शैल देन सर्च और इंस्पेक्ट ओनली द प्लेस और पार्ट सो स्पेसिफाइड। सेक्शन 97 में लिमिटेशंस बता दी गई हैं कि कोर्ट अगर तो वो चाहे तो जो वारंट वो इशू कर रही है उस वारंट के अंदर वो स्पेसिफाई कर सकती है कि इस खास जगह पर जाकर इस स्पेसिफिक प्लेस को आपने सर्च करना है, और जो बंदा इस वारंट को एग्जीक्यूट करने के लिए अपॉइंट किया गया है उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो सिर्फ और सिर्फ उस मतलूबा जगह को ही सर्च करेगा जो कि वारंट में मेंशन की गई है, इसके अलावा किसी और जगह को वो सर्च नहीं करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन 98। सेक्शन 98 बात करता है सर्च ऑफ द हाउस सस्पेक्टेड टू कंटेन स्टोलन प्रॉपर्टी एंड फॉर्ज डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा। सेक्शन 98 में कहा गया है कि अगर कोई ऐसा हाउस है जिसके ऊपर पुलिस को ये शक है कि यहाँ पर कोई स्टोलन प्रॉपर्टी है या कोई फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स बन रहे हैं, कोई जाली दस्तावेजात तैयार हो रही हैं, तो फिर क्या होगा। If a magistrate of first class upon the information and after such inquiry as he thinks necessary has the reason to believe that any place is used for the deposit or sale of the stolen property, अगर मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को ये इंफॉर्मेशन रिसीव होती है या आफ्टर इंक्वायरी मैजिस्ट्रेट ने जो इंक्वायरी कंडक्ट की है उसके बाद मैजिस्ट्रेट का ये रीज़न टू बिलीव है कि किसी ख़ास घर में क्या किया जा रहा है, स्टोलन प्रॉपर्टी रखी जा रही है या कोई जाली दस्तावेजात वगैरह तैयार की जा रही हैं, चोरी का माल रखा और बेचा जा रहा है, जाली दस्तावेजात तैयार करके उनको सेल आउट किया जा रहा है, या फिर जाली करेंसियां बनाई गई हैं, ऐसी जाली डॉक्यूमेंट्स बनाए गए हैं जो कि स्टेट के ख़िलाफ़ हैं,
करेंसियां जो हैं वो जाली हैं या नोट्स वगैरह जाली हैं, जाली सिक्के वगैरह बनाए जा रहे हैं, तो ऐसी सूरत में मैजिस्ट्रेट क्या कर सकता है? ही में बाय हिज वारंट ऑथराइज एनी पुलिस ऑफिसर अबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल, वो सर्च वारंट इशू करेगा ऐसे ऑफिसर को जो कि कांस्टेबल की रैंक से ऊपर का है, उस पुलिस ऑफिशियल को ये सर्च वारंट इशू किया जाएगा और उस सर्च वारंट के साथ उसको डायरेक्शन दी जाएंगी कि वो इस जगह पर जाए, इस जगह को सर्च करे, जितनी असिस्टेंस उसे रिक्वायर्ड है, जितनी मतलूबा मदद उसे रिक्वायर्ड है, वो अपने साथ उतनी नफरी लेकर जा सकता है। जो तरीकाकार वारंट के अंदर मेंशन किया गया है उस तरीकाकार के अंदर उस जगह को सर्च करेगा और फिर सर्च करने के बाद जो भी प्रॉपर्टी वहां से उसे रिसीव होगी वो उस प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में ले लेगा और इसके बाद इन तमाम प्रॉपर्टीज को, डॉक्यूमेंट्स को, कॉइन्स को, काउंटरफीट नोट्स को या जो जाली मोहरें वगैरह बनाई जा रही हैं, इनको नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के सामने वो खुद लेकर जाएगा या फिर इन तमाम चीज़ों को अपनी सेफ कस्टडी में रखेगा और वहाँ पर ड्यूरिंग दी सर्च जितने भी अफराद वहाँ से मिले हैं, जो वहाँ पर ये चीज़ें तैयार कर रहे थे, उन तमाम लोगों को मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा। सो सेक्शन 98 के अकॉर्डिंग अगर कोई ऐसा हाउस है जिसके ऊपर मैजिस्ट्रेट को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वहाँ पर कोई फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए जा रहे हैं, स्टोलन प्रॉपर्टी रखी जा रही है, तो फिर वो क्या करेगा? इस सेक्शन 98 के अकॉर्डिंग सर्च वारंट इशू करेगा और फिर उनको डायरेक्शंस देगा जिस बंदे को वारंट इशू किया गया है कि उसने किस किस तरह से सर्च करनी है, चीज़ों को अपने कब्जे में लेकर मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। उसके बाद आ जाते हैं इस चैप्टर के पार्ट 3 के ऊपर, जो कि है डिस्कवरी ऑफ द पर्सन्स रॉन्गफुली कन्फाइंड, कि अगर किसी बंदे को रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में रखा गया है तो उसको किस तरह से डिस्कवर किया जाएगा। सेक्शन 100 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शंस है। सर्च फॉर द पर्सन्स रॉन्गफुली कन्फाइंड, जिनको हब्से बेजा में रखा गया है, उनकी सर्च किस तरह से होगी। So if any magistrate of the first class has the reason to believe that any person is confined under such circumstances that the confinement amounts to an offence, he may issue a search warrant and the person to whom such warrant is directed may search for the person so confined and such search shall be made in accordance with the therewith and if the person found shall immediately be taken before the magistrate। सेक्शन 100 कहता है कि अगर मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, अब मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की क्या क्या पावर्स हैं वो इससे पिछले चैप्टर में डिस्कस हो चुकी हैं। सो अगर मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का ये रीज़न टू बिलीव है कि किसी पर्सन को कन्फाइन किया गया है और जिन हालात के अंदर उस बंदे को कन्फाइन किया गया है वो कोई ऑफेंस है, यानी कि जिससे कोई ऑफेंस बन रहा है, तो ऐसी सूरत में ये फर्स्ट क्लास का मैजिस्ट्रेट उस बंदे के खिलाफ सर्च वारंट इशू कर सकता है और जिस बंदे को ये सर्च वारंट इशू हुआ है वो इस वारंट को एग्जीक्यूट किस तरह से करेगा कि जो जो डायरेक्शंस वारंट के अंदर दी गई हैं उसके अकॉर्डिंग इस बंदे को सर्च किया जाएगा और सर्च करने के बाद जैसे ही ये बंदा इस पुलिस ऑफिशियल को मिलता है जिसको वारंट इशू किया गया है, उसकी जिम्मेदारी है कि ये फौरन इस बंदे को जिसको कन्फाइंड किया गया था उसको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करे और जैसे ही ये मैजिस्ट्रेट के सामने पेश होगा फिर मैजिस्ट्रेट जो भी मुनासिब ऑर्डर समझेगा वो इसके अगेंस्ट वो ऑर्डर पास कर देगा। सो सेक्शन 100 बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर किसी पर्सन को रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में रखा गया है, मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है तो वो इसके खिलाफ सर्च वारंट इशू कर सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास जनरल प्रोविजंस रिलेटिंग टू दी सर्चेस। अब इसमें क्या बात की गई है? सेक्शन 101 डायरेक्शंस एक्सेट्रा ऑफ द सर्च वारंट। सेक्शन 101 क्या कहता है? The provisions of section 43, 75, 77, 79, 82, 83 and 84 shall so far as may be applied to all the search warrants issued under section 96, 98, section 99A and section 100। ये सेक्शन कहता है कि जितने भी सेक्शंस की हमने बात की 43, 55, 67, ये तमाम सेक्शंस सेक्शन 96, 98 और 100 के अंदर जितने भी सर्च वारंट इशू हुए हैं उन पर एप्लीकेबल हैं। अब ये सेक्शंस क्या हैं?
सेक्शन 43 क्या कहता है कि जब वारंट किसी ऐसे बंदे को इशू किया गया है जो कि पुलिस ऑफिसर नहीं है तो वारंट एग्जीक्यूट कराने में बाकी तमाम लोग उसकी हेल्प करेंगे। सेक्शन 55 में हमने क्या पढ़ा था कि वैगाबॉन्ड्स और हैबिचुअल रॉबर्स को किस तरह से पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। इसी तरह नेक्स्ट है सेक्शन 77 के वारंट ऑफ अरेस्ट किस किस बंदे को इशू किया जा सकता है। एक से ज़्यादा पुलिस ऑफिसर्स को इशू किया जा सकता है। सेक्शन 79 ने हमें बताया कि वारंट अगर एक पुलिस ऑफिसर को इशू किया गया है तो उसके बिहाफ पे दूसरा भी इस वारंट को एग्जीक्यूट कर सकता है। इसी तरह सेक्शन 83 में बताया गया था वारंट फॉरवर्डेड आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन, और सेक्शन 84 में बताया गया वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन। सो इन तमाम पर ये सर्च वारंट की जो प्रोविजंस हैं वो एप्लीकेबल होंगी। उसके बाद है सेक्शन 102। सेक्शन 102 बात करता है पर्सन इन चार्ज ऑफ क्लोज्ड प्लेस टू अलाउ दी सर्च। So whenever any place liable to be search or inspection under this chapter is closed, कि जब एक पुलिस ऑफिसर को सर्च वारंट इशू हुआ है और जिस जगह को सर्च करने के लिए वो गए हैं वो जगह क्लोज्ड है, वो जगह बंद है, then any person residing in or being in charge of such place shall on demand of the officer or other person executing the warrant or on the production of the warrant allow him free ingress and afford all the reasonable facilities for the search therein। तो जो बंदा भी वहाँ का इंचार्ज है या जो बंदा भी वहाँ रह रहा है उस पर्सन के लिए ज़रूरी है, कंपल्सरी है कि वो पुलिस ऑफिसर्स को उस जगह के अंदर फ्रीली अलाउ करेंगे। यानी कि जब वो पुलिस ऑफिसर्स उनसे डिमांड करेंगे इस जगह में एंटर होने के लिए तो उस जगह के रेजिडेंट के लिए या इंचार्ज ऑफ दैट प्लेस के लिए ज़रूरी है कि वो इन पुलिस ऑफिसर्स को उस जगह में अंदर आने की इजाज़त देगा और उनको तमाम रीज़नेबल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा जो कि इस सर्च को कंडक्ट करने के लिए ज़रूरी हैं। यानी कि जितनी भी असिस्टेंस पुलिस ऑफिसर्स उनसे डिमांड करेंगे इस पर्सन के लिए जरूरी है कि वो तमाम असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। सबसेक्शन 2, if the ingress into such place cannot be obtained, the officer or other person executing the warrant may proceed in the manner provided by section 48। अगर ये इंचार्ज या ये रेजिडेंट पुलिस ऑफिसर्स को अलाउ नहीं करता घर के अंदर जाने के लिए या सर्च कंडक्ट करने के लिए तो फिर सेक्शन 48 की प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगी। सेक्शन 48 ने क्या कहा था कि अगर पुलिस ऑफिसर को अलाउ नहीं किया जा रहा सर्च करने के लिए तो वो उस घर के बैरूनी खिड़कियां या दरवाजे तोड़कर अपनी सर्च को यकीनी बनाने के लिए अंदर दाखिल हो सकते हैं। सो यहाँ पर भी पुलिस ऑफिसर्स क्या कर सकते हैं, वो विंडोज या डोर्स को तोड़कर अंदर दाखिल हो सकते हैं। Where any person in or about such place is reasonably suspected of concealing about his person any article for which the search should be made, such person may be searched। तीसरी बात यहाँ पर पर्सनल सर्च की बात की गई है कि जब पुलिस ऑफिसर उस जगह में एंटर होगी और अगर पुलिस ऑफिशियल्स को लगता है कि वहाँ पर कोई ऐसा बंदा मौजूद है जो कि अपने आप को सिर्फ इस वजह से छुपा रहा है कि उसके पास वो आर्टिकल मौजूद है जो कि पुलिस को मतलूब है, तो फिर पुलिस ऑफिसर उसकी पर्सनल सर्च कंडक्ट करते हुए उससे वो तमाम चीज़ें रिकवर कर सकती है। एंड इफ सच पर्सन इज अ विमेन द डायरेक्शंस ऑफ सेक्शन 52 शैल बी ऑब्जर्व्ड। और अगर जिस बंदे की बात अभी हमने की है अगर वहाँ पर वो कोई औरत है जिसकी पोजेशन में कोई आर्टिकल है तो फिर सेक्शन 52 की प्रोविजंस अप्लाई होंगी कि विमेन की सर्च जो है वो अदर विमेन करेगी, यानी कि उस औरत के पर्दे का ख्याल रखते हुए लेडी कांस्टेबल उसको सर्च करेगी। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर जो कि है सेक्शन 103। सेक्शन 103 बात करता है सर्च टू बी मेड इन द प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस, कि जो भी सर्च पुलिस कंडक्ट करेगी वो विटनेसेस की मौजूदगी में होगी। इंपॉर्टेंट सेक्शन है सबसेक्शन 1। बिफोर मेकिंग अ सर्च अंडर दिस चैप्टर द ऑफिसर और अदर पर्सन अबाउट टू मेक इट शैल कॉल अपॉन 2 or more respectable inhabitants of the locality in which the place is to be searched is situated to attend and the witnesses and witness the search and may issue an order in writing to them or any of them to do so। सब सेक्शन 1 कहता है कि इस चैप्टर के अंदर अगर पुलिस ऑफिसर को कोई सर्च वारंट इशू किया गया है तो उस सर्च को कंडक्ट करने से पहले वो ऑफिसर या ऑथराइज्ड पर्सन वहाँ के रहने वाले
दो रिस्पेक्टेबल इनहेबिटेंट्स जो कि वहाँ के रहने वाले हैं, दो इज्जतदार लोगों को बुलाएगा जिस जगह पर वो सर्च कंडक्ट कर रहे हैं। वहाँ के रहने वाले लोगों में से दो बाइज्जतदार लोगों को बुलाएगा या फिर उनको एक ऑर्डर इशू करेगा कि वो इस सर्च को विटनेस करें, जो भी सर्च पुलिस कंडक्ट करने जा रही है। और फिर जब वो विटनेसेस वहाँ पर आएंगे तो फिर पुलिस अपनी सर्च करेगी। Subsection 2. The search shall be made in their presence and list of all the things seized in the course of such search and places in which they are respectively found shall be prepared by such officer or other person and signed by such witnesses. उनकी मौजूदगी में सर्च किया जाएगा उस जगह को, और फिर उस जगह को सर्च करने के बाद वहाँ से जो भी चीज़ें पुलिस ने अपने कब्जे में ली हैं वो इन तमाम चीज़ों की एक लिस्ट बनाएगी, और लिस्ट बनाने के बाद फिर उस लिस्ट के नीचे इन विटनेसेस का सिग्नेचर भी लिया जाएगा। बट no person witnessing a search under this section shall be required to attend the court as a witness of the search unless specially summoned by it. लेकिन यहाँ पर ही बता दिया कि जो भी बंदे इस सर्च का हिस्सा बनेंगे यानी कि जो गवाह होंगे, जब तक कोर्ट उन्हें समन करके नहीं बुलाती सर्च की गवाही देने के लिए, तब तक वो कोर्ट में नहीं आ सकते। Subsection 3. The occupant of the place such or some person in this behalf shall in every instance be permitted to attend during the search, and the copy of list prepared under this section signed by the witnesses shall be delivered to the person at his request. Subsection 3 कहता है कि अपने घर की तलाशी में कोई भी बंदा खुद विटनेस नहीं होता, लेकिन वो वहाँ पर मौजूद रह सकता है, वो देख सकता है कि किस तरह से सर्च कंडक्ट की जा रही है। और उसके बाद जो ऑफिसर ने लिस्ट तैयार की थी उन चीज़ों की जो कि वहाँ से उन्होंने अपने कब्जे में ली हैं, वो उस लिस्ट की एक कॉपी इस पर्सन को प्रोवाइड कर सकते हैं। सो व्हेन एनी पर्सन इज सर्च अंडर सेक्शन 102 सबसेक्शन 3, अ लिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स टेकन पोजेशन शैल बी प्रिपेयर्ड एंड द कॉपी विल बी डिलीवर्ड to such person at his request. सेक्शन 102 सबसेक्शन 3 में जो हमने बात की थी पर्सनल सर्च की, तो वहां पर भी उन तमाम चीज़ों की एक लिस्ट तैयार की जाएगी और उसकी एक कॉपी जो है वो उस बंदे को प्रोवाइड की जाएगी जिससे वो सर्च की गई है, जिसके घर की सर्च की गई है। लास्ट है कि अगर कोई बंदा बगैर किसी माकूल वजह के इस सेक्शन के अंडर किसी भी सर्च का गवाह बनने से इनकार कर देता है, जिसको बाकायदा रिटन ऑर्डर के थ्रू बुलाया गया था कि वो आकर इस सर्च को विटनेस करे, अगर वो बगैर किसी माकूल वजह के इनकार कर रहा है तो ऐसा समझा जाएगा कि उसने सेक्शन 187 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर एक ऑफेंस कमिट किया है। सेक्शन 187 क्या कहता है कि पब्लिक सर्वेंट जहां पर आपसे कोई असिस्टेंस मांगे तो आपका फर्ज है कि वहां पर आप पुलिस या पब्लिक सर्वेंट को आप असिस्टेंस दोगे। सो सेक्शन 187 की सजा क्या है? 1 महीने की इम्प्रिजनमेंट और उसके साथ फाइन इम्पोज किया जाएगा। सो सेक्शन 103 ने क्या कहा? सर्च वारंट को एग्जीक्यूट करने के लिए सर्च विटनेसेस की मौजूदगी में होगी। विटनेस उस सर्च की गवाही देने के लिए वहां पर आएंगे, सर्च का हिस्सा बनेंगे, चीज़ों की लिस्ट तैयार होगी जिसके नीचे उनका सिग्नेचर होगा। इसी लिस्ट की एक कॉपी उस पर्सन को भी दी जाएगी जो कि उस घर का रेजिडेंस है, जिसके घर की तलाशी ली जा रही है। लास्ट है हमारे पास सेक्शन 104 और 105। 104 कहता है पावर टू इम्पाउंड द डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस, के कोई भी कोर्ट अगर वो मुनासिब समझती है तो इस कोड के अंदर या इस चैप्टर के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया गया है वो उसको अपनी लॉफुल कस्टडी में ले सकती है। सेक्शन 105 कहता है मैजिस्ट्रेट में डायरेक्ट द सर्च इन हिज प्रेजेंस, कि any magistrate may direct a search to be made in his presence of any place for the search of which he is competent to issue a search warrant। सेक्शन 105 कहता है कि मैजिस्ट्रेट जो कि इस कोड के अंदर सर्च वारंट इशू करने के लिए कॉम्पिटेंट है, वो ये ऑर्डर भी पास कर सकता है कि इस जगह की सर्च उस मैजिस्ट्रेट की मौजूदगी में की जाए, यानी कि जब वो मैजिस्ट्रेट खुद वहाँ पर मौजूद हो तो उस जगह को तब ही सर्च किया जाए। मैजिस्ट्रेट के पास ये पावर भी है, मेक अ वर्ड यूज हुआ है, वो चाहे तो उस सर्च का हिस्सा खुद भी बन सकता है। सो लास्ट में ये कुछ मिसलेनियस में 2 सिंपल से सेक्शंस थे कि मैजिस्ट्रेट डॉक्यूमेंट को लॉफुल कस्टडी में ले सकता है और सर्च अपनी मौजूदगी में करवाने का ऑर्डर पास कर सकता है। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन चैप्टर 7 के ऊपर, जिसमें हमने 3 चीज़ों को डिस्कस किया।
पहली बात कि कोर्ट किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करवाने के लिए समन इशू कर सकती है। सेकेंडली, सर्च वारंट भी इशू किया जा सकता है अगर समन के थ्रू डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं होते। और थर्डली कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में अगर किसी बंदे को रखा जाता है तो उसको किस तरह से डिस्कवर किया जा सकता है। ये थी हमारी आज की डिस्कशन चैप्टर 7 के ऊपर। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।